नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अच संधि से संबंधित जितने भी सूत्र हैं, 8 सूत्र हैं करीब, उन 8 सूत्र को हम लोग आज पढ़ेंगे। चूँकि इससे संबंधित एग्जाम्पल हो या फिर सूत्र हो, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे पूरा। ठीक है, तो ये हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी का दूसरा वीडियो रहा। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत ही हम इसको पढ़ रहे हैं। और पहले वीडियो में हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार, साथ ही लघु सिद्धांत कौमुदी में जो मंगलाचरण है उसको पढ़ा था, तो उसको आप देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप माहेश्वर सूत्र को याद कर लें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद करना। जैसे इस प्रकार से याद करना है: अ ई उन, री रिक, ए ओंग, ए औच, ह य व रट, लन। ठीक है, इस प्रकार से याद करना है। जो लास्ट वाला 2 वर्ण होगा उसको हम लोग एक साथ बोलेंगे, ठीक है, और बाकी जो इधर का वर्ण होगा उसको हम लोग अलग अलग बोलेंगे। तो इन 14 माहेश्वर सूत्र को याद कर लें, फिर उससे संबंधित जो प्रत्याहार बनते हैं उसको याद कर लें, ठीक है। उसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब चलिए, अब हम लोग पहला सूत्र जो है हमारा वो है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये जो है स्वर संधि का पहला भाग है, ठीक है, मतलब पहला जो है पहला भाग है, इसका प्रकार है, पहला प्रकार है। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर का वर्ण और ये दोनों वर्ण को मिलाकर यह जो है दीर्घ बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अ प्लस अ बराबर आ बन गया। जैसे अन्न जोड़ अभाव है, तो अन्न में से जो अ आएगा, फिर ये अ है, तो इन दोनों को मिलाकर आ हो जाता है, ठीक है। यहाँ इसीलिए अन्ना बना है, अन्ना भाव। तो इसका सूत्र क्या है कि जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आवे, तब दोनों के स्थान में दीर्घ स्वर हो जाता है, ठीक है। तो ये अकह सवर्णे दीर्घ इसका नाम है। आपको एग्जाम में दीर्घ स्वर संधि भी दे सकता है या फिर अकह सवर्णे दीर्घ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस सूत्र को लिखेंगे। अब लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप इसमें लिख देंगे कि यह जो है संधि प्रकरण का सूत्र है, ठीक है। संधि प्रकरण में हम लोगों ने इसको स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ा है, तो आप इसको लिख देंगे कि यह जो है स्वर संधि का प्रकार है, जिसमें आप थोड़ा सा संधि लिख देंगे। इस तरह से आपका आंसर जो है शुरू में आप बेसिक थोड़ा सा लिख देंगे, फिर इसका जो सूत्र है इसको लिख देंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल से भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दे दे गिरिंद्र और पूछे कि गिरिंद्र में कौन सी संधि है, किस प्रकार से इसको तोड़ा जाएगा, ठीक है, इसका डिटेल पूछ लेगा। तो यही आपको लिखना है कि गिरी जोड़ इंद्र बराबर गिरिंद्र होता है और किस प्रकार से आया। तो बस इसी को लिखना है कि यहाँ पे 2 वर्ण के मेल से जो दीर्घ हो जाए, चाहे वो ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, तो वो दीर्घ ही बनता है, इसको डिटेल कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला सूत्र हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी भी है और बहुत ज़्यादा लिखने में आसानी भी होगी। तो इतने सारे सूत्र हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लें, ठीक है। और इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे सारा जो है दीर्घ बना हुआ है। चलिए, अब हम लोग सेकेंड नंबर सूत्र को देखते हैं, वो है गुण स्वर संधि, यानी इसको हम लोग आद्गुण भी बोलते हैं। एग्जाम में आद्गुण से भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर गुण स्वर संधि ऐसे कह के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गुण स्वर संधि का मतलब होता है कि जब अ या आ के बाद ई या दीर्घी उ या दुर्घु री आए, तो दोनों मिलाकर ए ओ और अड़ हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अब कैसे होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में है देवेंद्र, तो देव जोड़ इंद्र यानी देव में से अ और यहाँ पे इंद्र में से ई, तो अ प्लस ई बराबर में यहाँ पे ए बना हुआ है, ठीक है। यही सूत्र में बताया गया है कि अगर अ या आ के बाद ई उ री आए
तो इन दोनों को मिलाकर ए, ओ और अड़ हो जाएगा, ठीक है। और इसी को यहाँ पे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया गया है कि अ जोड़ ई बराबर ए, आ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ उ बराबर ओ, फिर अ जोड़ दीर्घ बराबर ओ, ठीक है। कोई भी रहे, स्वर ह्रस्व रहे या फिर दीर्घ रहे, वो बनेगा ए, ठीक है, ओ और अर। और अगर री रहेगा तो फिर वो अल बन जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे महेश है तो महा जोड़ ईशः, यानी कि महा में से यहाँ आ जाएगा और ईशः में से ई आ जाएगा, तो यह ए बन जाएगा, ठीक है। तो यह सूत्र यही है कि यदि अ या आ के बाद ई, उ, री रहे, चाहे वो ह्रस्व रहे या फिर दीर्घ रहे, वो दोनों बन के ए, ओ, अड़ हो जाता है, ठीक है। यही सूत्र है गुण संधि का, या फिर हम लोग इसको आद्गुण भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सूत्र है वो है वृद्धि संधि, ठीक है। ये वृद्धि संधि है, इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए, ऐ आए तो दोनों के स्थान में ऐ ही आएगा, ठीक है। दोनों के स्थान में दीर्घ ही आएगा, ऐ आएगा, ठीक है। ए नहीं आएगा कभी यहाँ पे। इस चीज़ को ध्यान देना है कि दीर्घ स्वर संधि में यहाँ पे दीर्घ ही आएगा। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल है इसका अद्यैव, यानी अद्य जोड़ एव, तो अद्य में से अ, फिर एव में से ए, यानी कि अ जोड़ ए, अ जोड़ ए बराबर ऐ बन जाएगा। जैसे हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था गुण संधि में कि अ प्लस ई बराबर ए, उसी तरह इसमें दीर्घ हो जाएगा, यानी अ प्लस ए बराबर में हो जाएगा यहाँ पर ऐ। तो इस प्रकार से इसमें दीर्घ बनेगा, यानी कि ऐ बनेगा, फिर औ बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऐ बना है, फिर यहाँ पे औ बना है, तो यहाँ पर दीर्घ बन जाएगा, यानी कि ऐ और औ। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए हैं, इसको आप अच्छे से देख लें, और ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। अब जो हमारा चौथा सूत्र है वो है यन संधि, जिसको हम लोग इको यनचि बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में इको यनचि से भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर यन संधि से भी आ सकता है, तो दोनों सेम ही है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि यदि ई या दीर्घ ई के बाद, ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई के बाद ई को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण आता है तो उसके स्थान में य हो जाएगा। फिर अगर उ के बाद उ को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण आता है तो उसके स्थान में व हो जाएगा। यदि री के बाद री को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण आता है तो दोनों के स्थान में र हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से क्रम से य, व और र, और अगर री रहे, ठीक है, री रहे तो उसमें ल बन जाएगा। अब एग्जाम्पल जैसे है इसका यद्यपि, यानी यदि जोड़ अपि। यदि में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि में जो है ई आया है और यहाँ पे अ है, यानी कि ई के बाद जो है अ आया है, ई को छोड़कर अ आया है, ई नहीं आया है, ई को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण आया है, इसीलिए ई जोड़ अ बराबर में हो जाएगा य, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा जो भी इतना सूत्र है इसको आप कॉपी पर अच्छे से लिख लें, और इसका सूत्र अलग अलग करके एक जगह इस तरह से लिख लें कि वो आपके माइंड में हमेशा के लिए याद रहे, और जो भी संधि दे आपको तो उस संधि को तोड़कर आपको पता लग जाए कि इसमें कौन सी सूत्र लगी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई का य बनता है, फिर ऊ का व बन जाता है, फिर री का र बनता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप अच्छे से देख लें। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है अयादि संधि, जिसको हम लोग एचो अयवायावह भी बोलते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो अयादि संधि कह के नहीं आएगा, वो आएगा एचो अयवायावह कह के, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला जो नाम है उसको अवश्य याद रखें। अब इसमें क्या बोल रहा है कि यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का अव, औ का आव हो जाता है। जैसे देखिए नयनम, तो ने जोड़ अनम, ठीक है। तो ने में से यहाँ पे हम लोग ए लेंगे, और ए के बाद जो भिन्न स्वर आया है वो है अ, ठीक है। ए से तो भिन्न है अ, यानी कि ए के बाद यहाँ पे भिन्न स्वर आया है, इसीलिए ए जोड़
अ बराबर ऐ बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए का ऐ बनता है, ऐ का आई बनता है, ठीक है। इसी प्रकार ओ का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओ का अब बनता है और औ का जो है वो आब बनता है। तो इस प्रकार ए का ऐ का आई, ओ का अब और औ का आब बन जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और यह जो है सबसे महत्वपूर्ण भी है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। संधि में हो, सूत्र से व्याख्या करने के लिए हो, या फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दे के हो। एग्जाम्पल दे के भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो संधि, ये जो स्वर संधि है, इसके अंतर्गत जो भी 8 सूत्र हैं, ये 8 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से अपना याद कर लें। अब ये हमारा अयादी संधि हो गया। यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, इसको आप खुद से भी बनाएं देख के, ठीक है। खुद से भी एक बार देखें और संधि को तोड़ें और इस प्रकार से उसमें ध्यान दें कि इसमें कौन सी संधि की हुई है। नेक्स्ट है हमारा पूर्व रूप संधि, ठीक है, जिसको हम लोग एंग पदांतादति कहते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एंग पदांतादति से आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है पूर्व रूप संधि नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे एंग पदांतादति बोल के वहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन, इस सूत्र का मतलब है कि यदि किसी पद, चाहे वो शुभंत हो या तिगंत हो, ठीक है। शुभंत तिगंत का मतलब हो गया या तो धातु रूप का हो या फिर शब्द रूप का हो, कोई भी पद हो, उसके अंत में अगर ए या ओ आवे और अगर उसके बाद अ आता है तो उसका पूर्व रूप हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे है हरे जोड़ अव, तो यहाँ पे सबसे अंतिम में यहाँ ए आया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अ आया है, यानी कि ए के बाद यहाँ पे अ आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसी संधि नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे जो है पूर्व रूप सूचक चिन्ह है ऐसे करके लग जाएगा, यानी कि हरे जोड़ अब। तो यहाँ ए जोड़ अ बराबर जो है वो इस टाइप का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे, हरे जोड़ अब। तो यहाँ हम लोग हरे और ऐसे पूर्व रूप देंगे और फिर व हरे, ठीक है। तो किसी भी पद के अंत में अगर ए या ओ आता है और उसके बाद अगर अ आता है तो उसका पूर्व रूप हो जाता है, ए या ओ जैसा रूप हो जाएगा, यानी कि ए या ओ देंगे और उसके बाद ऐसे करके हम लोग पूर्व रूप का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो अगर इस प्रकार से एग्ज़ाम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए, यहाँ पे पूर्व रूप जैसा लगा हुआ हो, तो आप समझ जाइएगा कि यह जो है एंग पदांतादति का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो हमारा संधि है वो है पररूप संधि। पररूप संधि जिसको हम लोग एंगी पररूपम बोलते हैं। अब यहाँ पे बोलता है कि उपसर्ग के आकार के बाद यदि धातु का ए अथवा ओ रहे तो उपसर्ग का आकार भी बाद के स्वर का रूप ले लेता है। जैसे प्रेजते, यानी प्र जोड़ एजते, शुरू में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उपसर्ग है, तो अगर उपसर्ग के आकार के बाद धातु का ए अथवा ओ रहता है, जैसे प्रे जोड़ एजते, तो प्र ये उपसर्ग हो गया और उपसर्ग के बाद ए आया है, ठीक है। तो वो दोनों मिल जाएगा, यानी कि प्र जोड़ एजते जाके बन जाएगा प्रेजते, ये ए जो होगा ये प पे लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से उपोषति, उप जो है वो उपसर्ग है, फिर प्रेषयति प्र एक उपसर्ग है, फिर मात्रंड मार्त जो है वो भी एक उपसर्ग है। इसीलिए यहाँ पर जो है कहा गया है कि उपसर्ग के आकार के बाद यदि धातु का ए अथवा ओ रहता है तो वो उपसर्ग का आकार भी बाद के स्वर का रूप ले लेता है। और यहाँ पे देखिए यह जो है वृद्धि संधि का अपवाद है, क्योंकि वृद्धि संधि में भी कुछ ऐसे ही इस प्रकार से रूल आते हैं, लेकिन वो रूल इससे थोड़े डिफरेंट हैं, ठीक है। उसमें भी हम लोगों ने देखा था एंग पदांतादति में कि यह अयादी संधि का अपवाद था, ठीक है। उसमें भी ए जोड़ अ बराबर हम लोगों ने पढ़ा था कि ए जोड़ अ बराबर वहाँ पे ऐ बन रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो पूर्व रूप सूचक चिन्ह लग जाता है। उसी प्रकार से एंगी पररूपम जो है यह वृद्धि संधि का अपवाद है। नेक्स्ट जो हमारा सूत्र है वो है इदु द्वेद द्विवचनं प्रगृहम्।
अर्थात यदि द्विवचनांत शब्द के अंत में ई उ ए आवे और बाद में अगर कोई स्वर आवे तो ई उ ई ए ज्यों के त्यों रह जाते हैं। अर्थात इसमें कोई संधि नहीं होगी, उसी को हम लोग द्विवचनम प्रगृहम बोलेंगे। अब कैसे, तो देखिए मुनि जो है यह द्विवचनांत है, यानी कि मुनि है, मुनि तो द्विवचन में मुनि आता है, तो द्विवचन के बाद यहाँ पे आगच्छतः यानी कि अ है, द्विवचन उसके बाद प्लस अ है। तो जब ऐसा कुछ रहेगा कि द्विवचन शब्द के अंत में ई उ ए आता है तो बाद में अगर कोई स्वर होता है तो उसमें कोई संधि नहीं होता, वो सिर्फ ई उ ए ज्यों के त्यों ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी संधि नहीं की गई है। ठीक है, तो इतने ही 8 सूत्र थे स्वर संधि के अंतर्गत, जिसमें हम लोगों ने 8 सूत्रों को अच्छे से पढ़ा है। अब इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, जो भी सूत्र हैं उसको सीरियल वाइज अच्छे से लिख लीजिए और मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आपके आ जाएंगे। और इसके बाद हम लोग व्यंजन संधि, संज्ञा प्रकरण और विसर्ग संधि इनको पढ़ेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों टॉपिक को कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।